गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए तब तक आप लोगों को ये मैं डिस्कस करवा दूं। थर्ड बैच वाले बच्चे, थर्ड बैच के भी कोई हैं इसमें या नहीं? उनकी ऑफलाइन क्लास थी, तो जब तक यस सर। हैं सर हैं सर। यस सर। अच्छा, सुजल लेख है। ठीक ठीक, चलिए तब मैं थोड़ा सा टाइम लेकर के पढ़ाई देता हूँ, फिर मैं स्ट्रेट लाइन ये डिस्कस करवा दूंगा। उसमें ऑप्शनल रहेगा, थर्ड बैच वाले बच्चे रहेंगे तो ठीक है ना। या सुजल कंफर्टेबल हैं, इसको डिस्कस करवा दूं कि तब तक? यस सर। है ना, क्योंकि तब तक सब लोग पहुंच जाएंगे घर। कितने बजे क्लास ऑफ हुई है केमिस्ट्री की? सर 5:50 पे सर फिजिक्स की क्लास थी, 5:50 पे खत्म हुई। अच्छा ठीक है, चलिए तब तक तो पहुंचते पहुंचते 7 बज ही जाएगा, बच्चों को घर पहुंचेगा, उसके बाद में वो लोग ज्वाइन कर लेंगे, है ना। यस सर। ठीक, तब तक चलिए पेपर डिस्कस कर लें इसको। हाँ, इसमें बताइए तो कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ है। इस पेज में बताइए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसमें कोई दिक्कत? बताइए, इसमें कोई दिक्कत? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। नहीं? नो सर। प्रॉब्लम बताइए फिर, कौन कौन सा है, क्योंकि इसमें कुछ गलती तो हुई है। 4, 5, 6, 7 वगैरह वगैरह। क्वेश्चन नंबर बताइए। क्वेश्चन नंबर, ये तो क्लास में ही डिस्कस करवाया था, तो क्लास का ही क्वेश्चन था। 15/AB का स्क्वायर पैरामीट्रिक फॉर्म, है ना। इसमें भी बहुत लोगों ने गलती की है ना। ये हो गया था सबसे 13। यस सर, ये तो क्लास में ही था। क्लास में ही करवाया था ना, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड था, वही था। थीटा की वैल्यू निकालनी थी, उससे सीधा स्लोप आ जाता। ठीक है, सर 8 to 12। हाँ 12। देखिए, the locus of a point which moves so that the difference of its distance from two fixed straight lines which are at right angles is equal to the distance from another fixed line. So take it as coordinate axis. ये तो हो गया ना, दो fixed perpendicular lines है. The locus of a point which moves so that the difference of its distance from the two fixed straight lines which are at right angles. इससे अच्छी straight line कौन सी मिलेगी? तो पॉइंट कोई x, y है, इसी का लोकस लिखना है। इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस मॉडुलस ऑफ x के बराबर होगा, x एक्सिस से डिस्टेंस मॉडुलस ऑफ y के बराबर है। यस ठीक है, सर। तो कहता है विच आर एट राइट एंगल्स इज इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम अनदर फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन।
another fixed straight line, कोई एक स्ट्रेट लाइन है से ये भी फिक्स है ना, तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये यहां से ये ले लीजिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस pq, तो इसका मतलब मॉड x mod x minus mod y is equal to modulus of ax plus by plus c और अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही होगा x, y से, और ये भी लाइन फिक्स्ड है, समझ गया कि ये लाइन फिक्स्ड है, ये दो परपेंडिकुलर लाइंस फिक्स्ड है, ठीक। तो अब इसमें मॉडुलस को किसी भी तरह से ओपन करें तो जो इक्वेशन निकल के आएगी वो लाइन की इक्वेशन होगी। देखिए तो x और y किसी भी साइन के साथ खुले, ये मॉडुलस ऑफ ax प्लस by प्लस c पॉजिटिव या नेगेटिव साइन के साथ खुले, तो जो भी इक्वेशन निकल के आएगी वो एक लाइन की इक्वेशन होगी, चाहे मैं मालूम हो या नहीं मालूम हो। समझ गए कि नहीं? हाँ सर समझ गए। ठीक है, मान ली x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है और ax प्लस by प्लस c भी पॉजिटिव है, ठीक। तो आपका हो जाएगा x माइनस y और रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू ax प्लस by प्लस c, ठीक है। ये भी एक लाइन की इक्वेशन है। इसी तरह से जिस किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ खोलेंगे, जब कभी भी किसी भी कर्व का इक्वेशन होगा तो लाइन की होगी, ठीक। ये पूछ रहा था। चलिए नेक्स्ट बताइए। तो 14 बता दे। 14 बता दे। हाँ देखिए ये सब, a ray of light is sent along the line x plus y equal to 1, x plus y equal to 1 ये लाइन है, ठीक। कहता है आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द लाइन y माइनस एक्स इक्वल टू 1। अब ये लाइन देख लीजिए, इसका x इंटरसेप्ट -1 है और y इंटरसेप्ट 1 है ना, यही है ना, y माइनस एक्स इक्वल टू 1, इस पर परपेंडिकुलर लाइन ये वाली लाइन है y माइनस एक्स इक्वल टू 1। तो एक लाइट रे यहां से हमने भेजा, ये लाइट रे इससे रिफ्लेक्ट हुई, ठीक, समझ गए। अब जरा बताइए कि रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रे वापस लौट जाएगी कि नहीं? इट अगेन रिफ्लेक्टेड नॉर्मल टू द सर्फ है। यस सर, नॉर्मल टू द सर्फ। हाँ नॉर्मली है सर, आपका इंसिडेंट रे जो है नॉर्मल के लॉन्ग में है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों का दोनों 0 है, इसीलिए रिवर्ट हो गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई लाइन, यहाँ पर रे जो है रिफ्लेक्ट हो गई। अब आ करके यहाँ पर y इक्वल टू 0 से मिला, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, ठीक। अब ये देखिए ये एंगल 45 डिग्री है क्योंकि इसका स्लोप है -1। यस सर। अब यहाँ पर जब लाइट रे इससे x एक्सिस से रिफ्लेक्ट होगी तो ये ऐसे निकलेगी कि नहीं निकलेगी, है ना। ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, इसका तो ये भी 45 डिग्री आ गया, इसका तो इसका स्लोप कितना हो गया 1। अब 1, 0 से पास होने वाली लाइन जिसका स्लोप 1 है उसका इक्वेशन क्या लिखते हैं, y माइनस 0 इक्वल टू 1 टाइम्स x माइनस 1, खत्म। तो y इक्वल टू x माइनस 1 नहीं है, x माइनस y इक्वल टू 1 दिख तो रहा है ये, ठीक है। हाँ सर ठीक है। समझ गए? यस सर। और बताइए कौन सा ये निकला, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस कि नहीं? यस सर आ गया। तो कैसे किए थे, ये पेयर ऑफ लाइंस है लेकिन इसके लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है। देखिए x माइनस 3y का होल स्क्वायर है, ऐसा इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई थी तो, है ना, x माइनस 3y का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 3 टाइम्स x माइनस 3y है,
एक्स वाई का टर्म जब कभी भी पैरेलल लाइन होगी तो इसी तरह से होगा, सेकेंड डिग्री का टर्म परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। ठीक है, फिर एक्स और वाई वाले टर्म में से कोई कांस्टेंट कॉमन लेंगे तो यही आ जाएगा, ये हमेशा होगा। -4 = 0, जिसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x -4 = 0। x प्लस 3y को मैंने कैपिटल X ले लिया। अब जरा देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस x -4 = 0, ये x -1 और इंटू x प्लस 4 = 0 आ गया। तो एक लाइन हो गई x -1 = 0, दूसरी लाइन हो गई x, यही पहले लिख लीजिए, x -3y -1 = 0। दूसरी लाइन क्या हो जाएगी, x प्लस 4 = 0, मतलब x -3y प्लस 4 = 0। ये दोनों लाइन ही सेपरेट हो गई, इसीलिए पेयर ऑफ लाइंस को अलग से कुछ वेटेज देने की कोई जरूरत नहीं। अब ये दोनों लाइन हमारी सेपरेट हो गई। अब ये दो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या होता है, C1 - C2, द कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस, 4 माइनस ऑफ -1 और अपॉन साइन, चूंकि मालूम है इसलिए मॉड नहीं लगाना है, और वरना मॉड में गिर करके रखते, √1 + 9 a² + b²। तो 5 और अपॉन √10। ठीक है, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो √5/2। √5 से 5 को कैंसिल करिए, √5/2 डी है। समझ गए? तो ऐसे सेपरेट कर लेना। तो कोई फॉर्मूला रटने की, जैसे f² - bc वगैरह वगैरह बताया होगा, लगा होगा पता नहीं क्या करना है। ठीक सर 15 ये भी बताया है क्लास में, ये क्लास में ही डिस्कस करवाया हुआ है, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन सेम है ना, ओरिजिन सेम है, लाइन वही है, तो ओरिजिन से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, सेम, चाहे इक्वेशन किसी भी रेफरेंस एक्सिस के रिस्पेक्ट में लिखे। तो पहले रेफरेंस एक्सिस के रिस्पेक्ट में इक्वेशन क्या लिखते हैं, x/a + y/b = 1 इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। अब कह रहा है when keeping the origin fixed, the coordinate axes are rotated through a fixed angle. एंगल कुछ भी हो, है ना, एक्सीज आर रोटेटेड, मतलब दोनों को, पूरे सिस्टम ऑफ एक्सिस को रोटेट करवाते हैं। तो कहता है इंटरसेप्ट्स आर p and q, y/q = 1 हो जाएगा उसका इक्वेशन। Yes, sir. ठीक है, अब देखिए ओरिजिन जो इस सिस्टम ऑफ एक्सिस का है वही इसका है, लाइन वही है, इसका तो ओरिजिन से दोनों लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते तो सेम होगा, इसीलिए 1 0 0 से पहले का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1/√1/a² + 1/b² = 1/√1/p² + 1/q²। ठीक है, देखिए, ठीक है, 1/q², यहाँ लिख देता है। ये हो जाएगा 1/√1/p² + 1/q²। ठीक है, अब स्क्वायर करेंगे तो यही आ जाएगा। समझ गए कि लाइन वही है, ओरिजिन वही है, तो चाहे किसी भी फॉर्म में इक्वेशन लिख करके, और तब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाले, परपेंडिकुलर डिस्टेंस शुड बी सेम 10। ठीक है, थर्ड बैच वाले थोड़ा पेशेंस रखिएगा, इसके बाद में ट्रिगोनोमेट्री शुरू करवा दूंगा, थोड़ा सा है, इसको डिस्कस कर। ठीक है, समझ गए? यस सर। और बताइए, और कोई इसमें इस पेज में तो नहीं है? और सबको लिख No. करके रखिए। हाँ हाँ, बताइए। नहीं सर, इस पेज पे और कोई। चलिए नेक्स्ट बताइए, ये पेज, द वर्टिसेज ऑफ अ ट्रायंगल are 1, 1, 4, -2 and 5, 5 respectively. The equation of perpendicular drawn from, ये तो आएगा, ये आया कि नहीं?
नो Yes, sir, आ गया. Yes, sir. आ गया. Yes, sir. ठीक है. बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखने में दिक्कत तो नहीं होती है? नहीं sir. ट्रूली नहीं, प्लॉट sir. कर लेंगे, 1 सेकंड में नहीं लगेगा, है ना. सिर्फ वही कन्वेंशन अडॉप्ट करना है अपना. नेक्स्ट बताइए. और कोई? सर ये 18 में एंड में अटक गया, ये सॉल्व करते हुए. 18 में. चलिए देखता हूँ. द Yes, sir. लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट्स लाइंग ऑन द स्ट्रेट लाइन दिस टू द सर्कल. बहुत अच्छी बात. देखिए सर्कल आपका ये है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9. लाइन कोई है, इसका इक्वेशन दे दिया है 4x माइनस 5y इक्वल टू 20. ठीक है. इस पर कोई एक पॉइंट मैं ले लेता हूं. ठीक है. लैम्डा कॉमा x कोऑर्डिनेट लैम्डा ले लूं तो y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 4 लैम्डा -20/5. -20. रेयान स्ट्रगल कर रहा है. 4 लैम्डा -20 और अपॉन 5. ठीक है. 4 लैम्डा -20 अपॉन 5. अब यहां से पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करें. ठीक. इसके पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन, यही तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है ना. क्या कहता है? द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट. अब इसका मिड पॉइंट ले लिए, इसको अल्फा बीटा में लिख लेता हूं. ठीक. सेंटर से इसको ज्वाइन करते थे. ये लाइन कॉर्ड AB पर परपेंडिकुलर होगी. Yes, sir. सेंटर इस सर्कल का 0 0 ही है. ठीक. अब देखिए आप काम करते क्या है कि एक ही लाइन की इक्वेशन दो तरह से लिख लेते हैं. ये जनरल सॉल्विंग टेक्निक मैथमेटिक्स का. AB का इक्वेशन आप लिख सकते हैं, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है इसलिए कि AB का इक्वेशन लैम्डा x प्लस y और इंटू 4 लैम्डा -20 और अपॉन 5 इक्वल टू 9. ठीक है. और दूसरा कि अब AB का इक्वेशन निकालने के लिए OM का स्लोप लिख लीजिए. स्लोप ऑफ OM इज बीटा अपॉन अल्फा. तो स्लोप ऑफ AB आ जाएगा, स्लोप ऑफ AB माइनस अल्फा अपॉन बीटा. आ गया. अब पॉइंट मालूम है, स्लोप मालूम है, लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं. y माइनस बीटा इक्वल टू माइनस अल्फा अपॉन बीटा टाइम्स x माइनस अल्फा. इसका मतलब बीटा y माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस अल्फा x प्लस अल्फा स्क्वायर. सही जवाब. अल्फा x प्लस बीटा y इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. अब बताइए कि ये और ये दोनों एक ही कंपेयर कर. लीजिए. लैम्डा दोनों से निकालिए, इक्वेट कर दीजिए. अब आ जाएगा कि लैम्डा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 4 लैम्डा -20 और अपॉन 5 डिवाइडेड बाय बीटा इज इक्वल टू 9 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. तो पहले से लैम्डा निकालिए, दूसरे में डाल दीजिए. लैम्डा इक्वल टू फर्स्ट और थर्ड से आ जाएगा 9 अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. और सेकेंड और थर्ड से 4 लैम्डा -20 इक्वल टू 9 इंटू 5 45 बीटा और अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. अब यहाँ से लैम्डा इसमें रख दीजिए. 4 इंटू 9 अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -20 इक्वल टू 45 बीटा और अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. हो गया. अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके अल्फा को x से, बीटा को y से रिप्लेस करिए. लोकस तैयार हो. नहीं 36 Yes, sir, अल्फा अबूजा. -20 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 45 बीटा. अब अल्फा को x से, बीटा को y से रिप्लेस करिए. लोकस आ गया. खत्म. और बताइए 18 19 20 हो गया कि नहीं हुआ? Yes, sir, 20 हो गया. हाँ.
ठीक है, फिगर ड्रॉ करेंगे अपने आप हो जाएगा, ये सब कोई बहुत टफ चीज नहीं था। C1 C2 हाँ, है ना, यही है आपका सर्कल, सी रेडियस का है, C,0 इसका सेंटर हो गया, है ना, और इसका कितना है a/2, 0 सेंटर और a/2 ही रेडियस है। अब कहते हैं द टू सर्कल्स टच ईच अदर, ऐसे ही टच करता होगा, ठीक है। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट ये आप लिख सकते हैं -a/2, 0, सॉरी a/2, 0 इफ a इज पॉजिटिव, राइट साइड में होगा, a नेगेटिव होगा तो लेफ्ट साइड में होगा, लेकिन होना तो ऐसे ही है, समझ गए। तो अब ये आपका a, 0 हो जाएगा, इफ a इज पॉजिटिव तो c = a आ गया। यही सर्कल बाय द वे इधर में बनता है, इसका मतलब a की वैल्यू नेगेटिव होती, तो ये -c,0 है ना, तब ये हो जाता है a, 0 इधर, इफ a इज नेगेटिव, तब इफ a इज पॉजिटिव, तो इस तरह से इसका मतलब कह सकते हैं mod of a = c ऑलवेज, ठीक है, mod of a = c ऑलवेज। (22) बता दिए, ठीक है। देखिए 22 भी बता देता हूं, ये वाला n, n² है ना, where n is natural number, is any point in the interior of the quadrilateral formed by the lines x = 0, y = 0, 3x + 4y - 4 = 0 और 4x + y - 21। पहले इसको क्वाड्रिलेटरल को देख लीजिए, तो दो तो एक्सिस ही है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और एक लाइन आपकी ये है 3x + y = 4, y इंटरसेप्ट 4 है और x इंटरसेप्ट थोड़ा कम है, ये आपकी लाइन है 3x + y - 4 = 0। दूसरी लाइन है 4x + y, y इंटरसेप्ट 21, बहुत ज्यादा है ना, और x इंटरसेप्ट है 21/4। मतलब 6 पॉइंट दिस और ये, ठीक है, थोड़ा गैप लेकर के है, यहाँ प्लॉट कर देता हूँ, ये ऐसे है और दूसरी लाइन ये है, ऐसे करके, ठीक, ये आपका हो गया ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये 21/4, 0, ये 0, 21, ठीक, ये आपका है 0, 4 और ये 4/3, 0। ये कुछ है क्वाड्रिलेटरल आपका, ये ABCD, ठीक। अब n, n² है, तो y कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव है ही, n, n², अब इसके बीच में लाई करें, ठीक। तो अब जरा देखिए n, n², ये पॉइंट जब इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर में है तो n की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, वो तो है, नेचुरल नंबर दिया हुआ तो है ही। अब इस लाइन के एक्सप्रेशन में 0, 0 डालने के बाद इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, इसका मतलब n, n² रखने के बाद क्या आनी चाहिए, नेगेटिव। क्यों, तो जिस साइड में ओरिजिन है उसके अपोजिट साइड में n, n² है, दिस शुड बी मोर देन 0। तो n² + 4n - n - 4 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब n - 1 × n + 4 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और n नेचुरल नंबर है तो ये पॉजिटिव होगा ही, तो इसलिए n मस्ट बी मोर देन 1। दूसरी बात कि इस लाइन के सेकेंड लाइन जो अपनी है 4x + y - 21 = 0, इसके जिस साइड में ओरिजिन है उसी साइड में n, n² है, तो ओरिजिन रखने के बाद इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, तो n, n² रखने के बाद भी वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, तो 4n + n² - 21 मस्ट बी लेस देन, ठीक।
इसको लिख सकते हैं n+2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 5 का स्क्वायर, 4 ऐड करके 4 सब्ट्रैक्टेड। ऐसे भी फैक्टराइज किया जा सकता है, मिड टर्म स्प्लिट करने में कोई दिक्कत हो। वैसे 7 × 3 इज 21, उससे भी कर सकते हैं। तो n+7 और n-3 must be less than 0. Again n+7 is positive, therefore n has to be less than 3. तो n की वैल्यू मोर देन 1 है बट लेस देन 3 है ना। तो क्या पूछता है, देन पॉसिबल नंबर ऑफ पोजीशंस ऑफ द पॉइंट ए इज कितना, एक की पोजीशन होगा, क्योंकि n की वैल्यू 2 रख सकते हैं आप। समझ गए? यस सर समझ। ठीक यस ठीक है, तो ये भी हो गया। चलिए 22 हो गया। नेक्स्ट बताइए। सर 23 बता। 23, हाँ 23 था, ये बर्निंग प्रॉब्लम। 24 भी देखिए, अब ये सर्कल पढ़ने के बाद प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। 3,1 और 6,5 इसको डायमेट्रिकली अपोजिट एंड लेकर सर्कल ड्रॉ करें। ये P है, ये Q है ना। तो इसके सरकमफेरेंस का कोई भी पॉइंट R हो सकता है, इसलिए कि एंगल PRQ इज टू बी 90 डिग्री। यही कहता है ना, एंगल PRQ इज राइट एंगल। सेमी सर्कल का एंगल 90 होता ही है। ठीक है, और इस तरह का क्वेश्चन बराबर पूछा करता है, एक दो बार नहीं, बराबर पूछा करता है। ठीक है, अब देखिए अब इसका डायमीटर PQ कितना है, 5, 3, 4 का कॉम्बिनेशन है, देख रहे हैं, PQ इज 5। तो इस तरह से जो ट्रायंगल बनेगा उसका मैक्सिमम एरिया ये कब होगा, जब बेस फिक्स्ड है और बेस PQ ही रखना है। तो एल्टीट्यूड मैक्सिमम हो जाए तब मैक्सिमम, और मैक्सिमम एल्टीट्यूड कब हो सकता है, जब वर्टेक्स R यहां पर रहे। इस बात को समझ गए कि नहीं? यस सर समझ। बेस PQ रखते हुए R को कहे वेरी करवाने के लिए, वेरी करवा करके कहे कि मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो सकता है बताओ। ये तब हो सकता है जब एल्टीट्यूड इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। तो हाफ इंटू PQ और इंटू CR है ना, विच इज रेडियस, और PQ इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ये रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा। ज्योमेट्री के टर्म में मैं लिख देता हूँ रेडियस का स्क्वायर, बिकॉज PQ इज डायमीटर, PQ/2 is radius, and for maximum area altitude should be also equal to radius. इसका मतलब maximum area of such triangle will be radius का स्क्वायर। और ऐसा 2 ट्रायंगल बन सकता है, क्योंकि एक ऊपर और एक नीचे। R का लोकेशन ले सकते हैं आप, जब मैक्सिमम एरिया इतना पूछे तब। इस सर्कल का रेडियस कितना है, 5/2 5/2 है ना, 5/2, तो 25/4 हो गया। ये मैक्सिमम एरिया है, मैक्सिमम एरिया। ऐसे ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया इतना है, 25/4 स्क्वायर यूनिट, मतलब 6 पॉइंट समथिंग। तो जब मैक्सिमम एरिया 6 पॉइंट समथिंग है, ये 7 एरिया आप ला सकते हैं कभी? कभी नहीं। नहीं सर। तो No, 25/4 यूनिट कहता, इतना एरिया वाला कितना ट्रायंगल बना सकते हैं? तो जवाब क्या होता है, 2। 25/4 से कम एरिया वाला ट्रायंगल तो कितना होता है, 4। इनफाइनाइट। नहीं 4, कम कहे तब 4, इनफाइनाइट नहीं। एक इधर और एक इधर, क्योंकि एरिया तो फिक्स है ना, और बेस फिक्स है तो एल्टीट्यूड शुड बी फिक्स्ड। जैसे कहता है आपको 6 स्क्वायर यूनिट वाला कितना ट्रायंगल बना सकते हैं, इनफाइनाइट नहीं कहना है, 4, क्योंकि R का एक पोजीशन ये है, इसके करिस्पॉन्डिंग एक पोजीशन ये आ जाए, उतने ही एल्टीट्यूड वाला, क्योंकि बेस तो फिक्स है ना। समझ गया कि हाफ इंटू बेस, बेस मतलब 5 और इंटू एल्टीट्यूड इज फिक्स 6, इसका मतलब H इज 12/5। तो एल्टीट्यूड 12/5 किसी एक पोजीशन के लिए होगा ना इधर में, और एक पोजीशन इधर के लिए होगा।
और इन दोनों का मिरर इमेज ले लें तो उसके लिए भी 2 नीचे आ जाएगा वर्टेक्स, तो 4 हो जाएगा। ठीक, लेकिन 7 कहता है तो 0, कोई ऐसा नहीं हो सकता। तो ये 3 तरह का जवाब होगा, 2, 4 और 0। 2 कब? जब ये मैक्सिमम एरिया के बराबर एरिया का है, बनाते हुए कितना ट्रायंगल बना सकता है, कितना आर का पोजीशन लोकेट कर सकते हैं, तो 2, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक, जिसमें कि एल्टीट्यूड आर के रेडियस के बराबर। जब कहेगा आपको इससे कम एरिया वाला कोई फिक्स्ड एरिया, तो इसका आंसर 4, क्योंकि बेस फिक्स्ड है तो एल्टीट्यूड से भी फिक्स्ड, और एल्टीट्यूड फिक्स रखते हुए सर्कल के सरकमफेरेंस पर 2 ही पॉइंट लिया जा सकता है, ऊपर में और उसके करिस्पॉन्डिंग 2 पॉइंट नीचे में। ठीक, और जब मैक्सिमम से भी ज्यादा एरिया कहता है, जैसे इसमें कह रहा है, तो कोई ट्रायंगल ही नहीं बना सकता। इसको समझ गए? यस कि नो बताइए। यस सर। ठीक है, तो ये सब पूछता रहता है बराबर। अब लगता है कि ट्रायंगल का है सर्कल का। चलिए नेक्स्ट 23, लाइन सेगमेंट AC एंड BT आर डायमीटर्स ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 1। बहुत अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। देखिए AC और BT दोनों का दोनों डायमीटर है। ड्रॉ कर लीजिए, ये डायमीटर, ये डायमीटर, दोनों डायमीटर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर का है, AC एंड BT। अब क्या कहता है आपको? डायमीटर्स ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 1, रेडियस इसका 1 है, ये 1, ये 1, ये 1। ठीक है, इफ एंगल BDC is 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। अब जरा बताइए कि ये इस एंगल के बारे में क्या ख्याल है? ये भी 60 डिग्री होगा कि नहीं? So the equilateral triangle. हाँ, ये 60 डिग्री हो गया, और ये 1 है, ये 1 है, तो बाकी ये भी 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, तो ये भी 60 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। तो क्या पूछ रहा है आपसे? देन द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट AB1. 1। कितने 1 सेकेंड का काम है, बशर्ते कि फिगर हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ओके सर। समझ गए? 25 तो हो ही गया होगा कि नहीं? यस सर। Yes sir, हो गया। कंसीडर फैमिली ऑफ सर्कल्स है, लैम्डा वाले को अलग कर लीजिए, है ना? पासिंग थ्रू 2 फिक्स्ड पॉइंट्स A एंड B। तो एक लाइन और सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, x² + y² - 2x - 8 एंड माइनस ऑफ 2 लैम्डा टाइम्स ऑफ y इक्वल टू 0। तो s प्लस म्यू टाइम्स ऑफ l इक्वल टू 0 इस फॉर्म का है। n। तो इस सर्कल और इस लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता होगा वही A और B फिक्स्ड पॉइंट है। तो सर्कल इस इक्वेशन में y इक्वल टू 0 डालिए। ठीक, x² - 2x - 8 इक्वल टू 0, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा x, मतलब y 0 के करिस्पॉन्डिंग x की 2 वैल्यू आएगी, उन दोनों वैल्यू का डिफरेंस निकालना है, मतलब इसमें डिफरेंस ऑफ रूट निकालना है। ठीक, समझ गए? Yes sir. y इक्वल टू 0 रखकर x की 2 वैल्यू आएगी, ये क्वाड्रेटिक हो गया, x² माइनस ऑफ 2x - 8 इक्वल टू 0। इसमें कहता है इसका डिफरेंस ऑफ रूट, क्योंकि y 0 ही है, तो जो x कोऑर्डिनेट में डिफरेंस होता होगा वही दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होगा। अल्फा प्लस बीटा इज 2, अल्फा इंटू बीटा इज -8। तो आपसे कह रहा है मॉड अल्फा माइनस बीटा बताओ, इसका स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। नहीं, ये हो जाएगा 4 हो गया, और ये 6 का स्क्वायर। तो डिफरेंस ऑफ रूट निकालना था, तो 6 हो गया। यस सर। ठीक, Yes sir. पेपर इज सॉल्व, है ना? ऐसे ही करते हैं। चलिए, तो अब जो है नेक्स्ट आपका
ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है ट्रिगोनोमेट्री शुरू करवा देता हूँ, है ना। ट्रिगो ठीक है, 11th ये ट्रिगोनोमेट्री है ना। ट्रिगोनोमेट्री में जहां तक हमने किया था वो रेशियो और आइडेंटिटी, है ना। रेशियो और आइडेंटिटी पर हमने काम किया। इसमें बताइए कि कोई क्वेश्चन सॉल्व किए हो, दिक्कत हुई हो, उसको बता सकते हैं। कोई सॉल्व किए हो क्वेश्चन, कोई दिक्कत हुई हो तो डिस्कस कर सकते हैं, है ना। वरना मैं आगे बता देता हूँ जिससे कि आपका रास्ता साफ हो जाए, है ना। देखिए नेक्स्ट जो है आपका जनरल वैल्यूज है। ये भी आसान है बाकी की तरह, जो स्कूल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ सर, है ना, कि जनरल वैल्यूज। जनरल वैल्यूज में सबसे पहले जैसे साइन थीटा इक्वल टू 0, साइन थीटा इक्वल टू 0, जो क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था उसको कभी भी छोड़ना नहीं है और इस पर हमेशा काम करना है ना। जैसे इस पोजीशन की एंगुलर वैल्यू 0 है, angle measured in anti-clockwise sense is taken as positive, whereas angle measured in clockwise sense will be taken as negative. इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। ठीक, 90 डिग्री मूव करें तो यहाँ पहुंच जाएंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 के बीच के एंगल को कहते हैं। फर्दर 90 मूव करें तो 180, 90 से 180 के बीच के एंगल को जब ट्रेस करेंगे तो जिस क्वाड्रेंट से वो ट्रेस होता है वो क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है। ऐसे ही 180 टू 3π/2, 270 डिग्री, ये थर्ड क्वाड्रेंट। 370 टू 2π, फोर्थ क्वाड्रेंट। एंगल मेजर्ड इन क्लॉकवाइज सेंस इज टेकन एज नेगेटिव, तो क्लॉकवाइज में 90 डिग्री मूव करें तो इस पोजीशन की एंगुलर वैल्यू हो जाएगी -π। फर्दर 90 मूव करें तो -π, फर्दर 90 तो -3π/2, ठीक, एंड सो ऑन -2π। ये हमारा कन्वेंशन हमेशा रहेगा वैल्यू। यहाँ के सारे एंगल का जनरल फॉर्म है इवन मल्टीपल ऑफ पाई। यहाँ पर जितना भी एंगल होगा उन सब का जनरल फॉर्म है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। वेर एनी इज एनी इंटीजर, इन दो जगह के एंगल का जनरल फॉर्म, इन दो जगह के एंगल का जनरल फॉर्म ये है अपना ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ठीक है। वेर एन इज इंटीजर, एन इंटीजर है सब जगह पर जहां भी मैंने लिखा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन दो तरह का हमने देखा था, एक तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, और दूसरा पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस पर। दो तरह का ट्रांसफॉर्मेशन था जिसके थ्रू हम